हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 12th एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक प्रीवियस क्लास में चल रहा था वो था स्पर्मेटोजेनेसिस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का टॉपिक जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो था स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। स्पर्म फॉर्मेशन की 2 स्टेप्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली, स्पर्मेटोसाइटोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ ली है कि ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स ह्यूमन स्पर्म में प्रेजेंट होती है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ये सब हमने प्रीवियस क्लासेज में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और वो है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेशन, ये टॉपिक है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है इस हेडिंग पर क्वेश्चन बनने की कि कौन से हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, कौन इसको कंडक्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट एक टॉपिक हमने शुरू में बताया था कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होता है और मेल के लिए प्यूबर्टी एज होता है 14 to 16 ईयर्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्टार्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज विच इज 14 to 16 ईयर एज ग्रुप। इस एज से स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसी एज से क्यों स्टार्ट होता है। वाई स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एज, ये इसके बाद ही क्यों स्टार्ट होता है। तो इसका जो पूरा आंसर है वो हार्मोन्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो बच्चों, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज इट मीन्स कोई भी मेल जब इस एज ग्रुप को क्रॉस कर देता है, कोई भी मेल जब इस एज ग्रुप को क्रॉस कर देता है तो इसके बाद उसका हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव हो जाता है। इस एज ग्रुप के बाद हाइपोथैलेमस बिकम एक्टिव। हाइपोथैलेमस क्या होता है बच्चों। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन एंड आल्सो बिहेव एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस की डिटेल स्टडी हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है। सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पर क्या रोल है इसका, बिहेव एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसे तो हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन बट इट आल्सो सीक्रेट सम हार्मोन्स, सो वर्क एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। 2 पॉइंट ये हाइपोथैलेमस के होते हैं। तो हाइपोथैलेमस एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है और कब करता है, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा करके हाइपोथैलेमस
कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिनको हम नेम देते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में हम नेम देते हैं GnRH। ये हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। कब सीक्रेट करता है बच्चों? जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, GnRH सीक्रेट करता है। ये हार्मोन्स का एक ग्रुप है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। बच्चों ये हार्मोन काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन कहां काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड ये अनादर एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके एंटीरियर लोब पर ये हार्मोन काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। तो ये हार्मोन जो GnRH हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर अपना काम करते हैं, जिसके रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन्स in short GN। Pituitary gland releases GN हार्मोन। GN हार्मोन स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं। GN are of 2 type। First is LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन होते हैं GN, वो 2 टाइप के होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट LH, और इसका एक अनादर नेम होता है इंटरस्टिशियल हार्मोन, ICSH। and second gonadotropin is follicle stimulating हार्मोन, इन शॉर्ट FSH। वापस ध्यान देंगे बच्चों, एक हार्मोन्स का एक चैनल मैंने ड्रॉ किया है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी एज के बाद ही क्यों स्टार्ट होता है। क्योंकि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो उसी समय हाइपोथैलेमस एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड बिहेव करता है। हाइपोथैलेमस बिहेव एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट सम हार्मोन which are called gonadotropins releasing hormone, GnRH। ये GnRH हार्मोन कहाँ पर काम करते हैं? एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। दीज हार्मोन्स एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, देयरफॉर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन्स GN। इसके इन्फ्लुएंस से पिट्यूटरी ग्लैंड GN हार्मोन रिलीज करती है। बच्चों GN हार्मोन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जिसका अनादर नेम है ICSH, और सेकेंड हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनेड्स के फंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए कॉमनली इनका नेम है गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स का एग्जाम्पल स्टूडेंट LH एंड सेकेंड वन इज FSH। तो क्यों कहते हैं हम इनको गोनेडोट्रोपिन्स? बिकॉज इनके जो फंक्शंस होते हैं वो गोनेड्स पर होते हैं। ये हार्मोन गोनेड्स के फंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। तो गोनेड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ट्रोपिन्स उनके फंक्शंस को स्टिमुलेट करने वाला।
तो इसलिए ये गोनेड्स के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? जो LH हार्मोन स्टूडेंट ये काम करता है इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल्स पर। LH acts on leading cell. Leading cell is also called interstitial cell, while FSH acts on Sertoli cells. Sertoli cells. Sertoli cells. तो बच्चों LH तो कहाँ पर काम करता है? लेडिंग सेल्स पर। FSH कहाँ पर काम करता है? सर्टोली सेल्स पर। LH के इन्फ्लुएंस से लेडिंग सेल्स सीक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल सीक्रेट करती हैं सम स्पेशियल कंपोनेंट्स। ये सीक्रेट करती हैं सम स्पेशियल कंपोनेंट्स। क्या रोल है बच्चों इन कंपोनेंट्स का? तो पहले तो हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन। ये क्या फंक्शन करता है ये हार्मोन? इसके दो फंक्शन हैं। फर्स्ट, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ये फर्स्ट फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। सेकंड, ये हार्मोन जो मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड होती हैं उनके फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। जो मेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं, मेल एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, उनके फंक्शंस को भी क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। तो ये फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो रिलीज होता है लेडिंग सेल से। इधर ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ये कुछ स्पेशल कंपोनेंट सीक्रेट करती हैं, और कंपोनेंट का क्या फंक्शन है? ये हेल्प करती हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज ए पार्ट ऑफ स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस प्रकार से ये एक चैनल बन जाता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारा हेडिंग है स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेशन। तो मैंने बताया कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी एज के बाद ही स्टार्ट होता है। आखिर प्यूबर्टी एज के बाद ही क्यों स्टार्ट होता है? इसका आंसर है ये फ्लो चार्ट। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो उस समय हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस क्या है? वैसे तो पार्ट ऑफ ब्रेन है, बट ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी बिहेव करता है। एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड बिहेव करके प्यूबर्टी एज आने पर ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को एक्टिव करते हैं, जिसके रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, GN हार्मोन्स। GN 2 टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका एक अनादर नेम है फॉर मेल, दिस नेम ओनली फॉर मेल ICSH। और सेकंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इज FSH। LH का क्या फंक्शन है? LH एक्ट्स ऑन लेडिंग सेल्स, जो कि टेस्टिस के अंदर होती हैं। इनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी नेम देते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो लेडिंग सेल्स पर ये हार्मोन काम करता है और लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन के लिए। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल में इस चैनल से स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है, और जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो डक्ट हैं, जो ग्लैंड हैं, उनके फंक्शंस को भी मेंटेन करता है।
और सेकंड हार्मोन FSH ये काम करता है सर्टोली सेल्स, ये भी टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं और इसके इन्फ्लुएंस से सर्टोली सेल रिलीज करती हैं सम स्पेशल कंपोनेंट और इन कंपोनेंट की वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो ये बच्चों एक ओवरऑल फ्लो चार्ट है जिससे हम स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं। नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस का, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट हैं, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, जिसमें एक तो ये है कि एक ह्यूमन मेल नॉर्मली 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। हेल्दी ह्यूमन normally ejaculates 200 to 300 million sperm during a coitus। बच्चों जो ह्यूमन मेल होता है ड्यूरिंग कोइटस और कोपुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, इतने स्पर्म रिलीज करता है मेल वेजाइना में। बट इनमें से अगर उसको हम नॉर्मल फर्टाइल ह्यूमन बीइंग मानते हैं तो एटलीस्ट 60% स्पर्म जो है मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। अगर उस ह्यूमन बीइंग को हम फर्टाइल मानते हैं कि वह हेल्दी है, नॉर्मल है और फर्टिलाइजेशन के कैपेबल है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, तो इसके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है कि इनमें से इतने परसेंट स्पर्म जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। इसके साथ ही इनमें से भी एटलीस्ट 40% स्पर्म मस्ट शोज विग्रस मूवमेंट। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड पॉइंट है बच्चों। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि एक हेल्दी पर्सन जो है ड्यूरिंग कोइटस इतने स्पर्म रिलीज करता है फीमेल बॉडी में, 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस। अगर उस मेल को हम नॉर्मल फर्टाइल मेल मानते हैं, रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हेल्दी मानते हैं, तो इनमें से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और इन 60 में से भी 40% स्पर्म जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए, बहुत रैपिडली मूवमेंट करने वाले होने चाहिए। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल, अगर ये कंडीशन कोई फॉलो करता है मेल, इट मीन्स वो हेल्दी है रिप्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कह सकते हैं वो फर्टाइल है। तो ये डेटा आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके एक्स्ट्रा कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड हैं। Three important definitions related with spermatogenesis. First is spermiation. स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन सिंपल टॉपिक है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म
from Sertoli cells, releasing of sperm from Sertoli cells. सर्टोली सेल्स से स्पर्म का रिलीज होना। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उस समय डेवलपिंग स्पर्म को सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इस रीजन से स्पर्म हेड जो है सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाती हैं। इस प्रकार से जैसे दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सर्टोली सेल्स होती हैं। तो डेवलपिंग स्पर्म जो है हेड की हेल्प से सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। तो जब स्पर्म का मैच्योरेशन हो जाता है तो ये सर्टोली सेल से सेपरेट होकर आगे एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस के थ्रू मूव करते हैं। तो स्पर्म का इन सर्टोली सेल से रिलीज होना ये प्रोसेस कहलाता है बच्चों स्पर्मिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन इज इजैकुलेशन। इजैकुलेशन, इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म आउटसाइड टू मेल बॉडी, आउटसाइड टू मेल बॉडी। स्पर्म का मेल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाना, स्पर्म का मेल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाना, ये टर्म होती है बच्चों इजैकुलेशन। स्पर्मिएशन का मीनिंग है सर्टोली सेल से अलग हो जाना, रिलीज हो जाना। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि स्पर्म का मेल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाना। और थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन का क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और कॉमनली इन वेजाइना। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट इंसेमिनेशन की। इंसेमिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। नीट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों इंसेमिनेशन रिलेटेड। इंसेमिनेशन क्या होता है कि इस स्पर्म का मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देने का प्रोसेस इंसेमिनेशन होता है। स्पर्म का सर्टोली सेल से रिलीज होना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, बात एक ही है, वो तो है स्पर्मिएशन। मेल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाना इजैकुलेशन, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना वो है इंसेमिनेशन। तो तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो लास्ट में मैंने पॉइंट बताए बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड कि ड्यूरिंग कोइटस मेल कितने स्पर्म रिलीज करता है, उसमें कितने स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए, वहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड डेफिनेशन पर बेस्ड। तो ये जो आज की क्लास का अब तक का जो सेशन हुआ है जिसमें हमने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, स्पर्म रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ये अभी तक का जो पॉइंट है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहां पर नीट में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आप बच्चों प्रॉपर्ली लर्न कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे। इसके साथ ही बच्चों जो गैमेटोजेनेसिस हमारा टॉपिक था उसका एक सेशन कंप्लीट हो जाता है।
स्पर्मेटोजेनेसिस, जो भी प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का, और इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्पर्म हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में, गैमेटोजेनेसिस का सेकंड स्टेप, और वो है oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस का जो सेकंड टॉपिक हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो है oogenesis। oogenesis वैसे डेफिनेशन होती है जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की डिस्कस की है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो कि मेल गैमीट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस है, तो ये ओवम फॉर्मेशन प्रोसेस है। तो oogenesis क्या होता है बच्चों? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, जो है फीमेल गैमिट। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। सेम एज स्पर्मेटोजेनेसिस था बच्चों। oogenesis के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि oogenesis begins during the embryonic stage of फीमेल बेबी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, oogenesis कब स्टार्ट होता है? तो oogenesis begins, और हम कह सकते हैं starts, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एज ऑफ फीमेल बेबी। जब फीमेल बेबी किसी मदर के यूट्रस में डेवलप हो रही है, तो उसी समय उसमें बच्चों oogenesis स्टार्ट हो जाता है। बट फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, takes place after the onset of puberty age। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि फीमेल में oogenesis स्टार्ट तो होता है उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसके फीटल एज में, बट उसमें मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन तो प्यूबर्टी एज में ही होता है, मतलब आफ्टर बर्थ ही होता है। तो oogenesis का प्रोसेस तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो गया, बट मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन तो आफ्टर बर्थ होगा, और आफ्टर बर्थ भी कब होगा? जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होगी तब। और क्या होती है प्यूबर्टी एज फीमेल के लिए? प्यूबर्टी एज फॉर फीमेल एज 12 to 14 ईयर्स। मेल के लिए तो 14 to 16 ईयर एज ग्रुप होता है, फीमेल के लिए 12 to 14 ईयर एज ग्रुप इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज। यहाँ से बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल्स में ओवरऑल oogenesis कब स्टार्ट होता है, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ? तो सिंपली हम कह सकते हैं बिफोर बर्थ। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, फीटल लाइफ है फीमेल बेबी की, और उसी समय जो है oogenesis क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो oogenesis स्टार्ट बिफोर बर्थ, बट द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम टेक्स प्लेस आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एज।
लेकिन मैच्योर ओवम कब बनेगा? वो बनेगा पुबर्टी एज में। और पुबर्टी एज कब आती है? आफ्टर बर्थ। तो ओवरऑल मैच्योर ओवम बनता है आफ्टर बर्थ, बट ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहां पर। आगे चलते हैं कि प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है ओजेनेसिस, बट अप्रोक्स 50 ईयर जो एज ग्रुप होता है फीमेल का, उसमें ओजेनेसिस परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। ओजेनेसिस परमानेंटली स्टॉप अप्रोक्स इन 50 ईयर एज ग्रुप ऑफ फीमेल। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हो गया है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में। क्या डिफरेंस हुआ है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होकर थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है, बट ओजेनेसिस बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है एंड अप्रोक्सीमेट 50 ईयर एज ग्रुप होते होते ये कंप्लीटली परमानेंटली जो है स्टॉप हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? किस वजह से ये इस एज में आते आते स्टॉप हो जाता है ओजेनेसिस? इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बच्चों ओजेनेसिस है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप्स हमने पढ़ी थी, वैसे ही ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो भी 3 स्टेप में ही कंप्लीट होता है बच्चों। oogenesis completes in 3 steps। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों, जिनके नेम है। फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकंड स्टेप इज ग्रोथ फेज, and third step is maturation phase। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों oogenesis। और ये जो तीनों स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप बच्चों oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जैसा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है। तो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, ये ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, क्रोमोसोम के बेसिस पर डिप्लॉयड सेल है। इनको हम नेम देते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इनको हम नेम देते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल और पीजीसी। ये एग्जैक्टली ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती हैं बच्चों, जो डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती हैं। ड्यूरिंग फीटल एज ऑफ फीमेल बेबी, फीमेल बेबी की फीटल एज में ये सेल्स रिपीटेडली माइटोसिस रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके रिजल्टेंट 1 to 2, 2 to 4 इस प्रकार से सेल बनाती हैं। इस प्रकार से 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 इस प्रकार से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल ने कौन सा सेल डिवीजन रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट? माइटोसिस। माइटोसिस के रिजल्टेंट यहां पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, तो ये फेज, इस फेज को हम नेम देंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस के सिमिलर फेज है ये, जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था वैसी फेज है स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन फेज, जहां पर गोनेड्स की जर्मिनल एपिथेलियल रिपीटेडली माइटोसिस रिप्रेजेंट करके न्यूमेरियस डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करती है। ये डिप्लॉयड सेल होती हैं oogonia और अल्सो कॉल्ड
ओवम मदर सेल, ये है उगोनिया, और इन उगोनिया को हम और क्या नेम दे सकते हैं? ओवम मदर सेल। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड स्टेप ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये उगोनिया न्यूट्रिशन लेकर अपने साइज को इंक्रीज करती हैं, बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाती हैं उगोनिया के कंपैरिजन में। तो ये जितनी भी उगोनिया हैं, ये सभी उगोनिया ओवरी से न्यूट्रिशन लेकर अपने साइज को इंक्रीज करती हैं। इस फेज में साइज इंक्रीज होता है, इसलिए इस फेज को हम कॉमनली नेम देते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, क्योंकि यहां पर साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने के बाद इस स्टेज का नेम हो जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। तो ये था बच्चों सेकंड ग्रोथ फेज। इसके बाद थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हाफ कंटेनिंग सेल्स बनती हैं, इसलिए वो सेल्स होती हैं हैप्लॉइड सेल। तो यहाँ सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मियोसिस फर्स्ट है वो अनइक्वल डिवीजन है, जिसके रिजल्टेंट एक लार्जर सेल बनेगी बच्चों। मियोसिस फर्स्ट इज ए अनइक्वल डिवीजन, जिसके रिजल्टेंट एक लार्जर हैप्लॉइड सेल बनेगी, और सेकंड एक स्मॉलर हैप्लॉइड सेल बनेगी। बोथ आर हैप्लॉइड सेल। क्यों है हैप्लॉइड सेल? क्योंकि यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के क्या फीचर हैं स्टूडेंट? ये होता है रिडक्शनल डिवीजन, जो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर देता है, और ये होता है बच्चों अनइक्वल डिवीजन। यहां पर अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन का मतलब ये है, पहले तो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब समझे। ये मियोसिस फर्स्ट का स्पेशल फीचर है, मियोसिस फर्स्ट का रिडक्शनल। ये डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर देता है। यहाँ पर डिप्लॉइड सेल थी, तो ये कौन सी बन गई है? हैप्लॉइड सेल बन गई है। सेकंड पॉइंट, ये अनइक्वल डिवीजन है, जिसके रिजल्टेंट एक लार्जर सेल बनती है और एक स्मॉलर सेल बनती है। जो लार्जर सेल बनती है बच्चों, इसको हम नेम देते हैं सेकेंडरी oocyte, एंड जो स्मॉलर सेल बनती है, इसको हम नेम देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो ओवरी में आगे डिजेनरेट हो जाती है, इसका आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, ये ओवरी में डिजेनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें इसके जस्ट आफ्टर जो है मियोसिस सेकंड करती है सेल। मियोसिस सेकंड अल्सो ए अनइक्वल सेल डिवीजन। मियोसिस सेकंड भी बच्चों अनइक्वल होता है, जिसके रिजल्टेंट फर्दर एक लार्जर सेल बनती है, और एक स्मॉलर सेल बनती है। ये दोनों भी हैप्लॉइड सेल होती हैं बच्चों। ये जो स्मॉलर सेल लार्जर सेल बनती है, इसको हम नेम देते हैं फीमेल गेमेट ओवम, और जो स्मॉलर सेल बनती है ये होती है स्टूडेंट सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी, और ये कौन से डिवीजन के रिजल्टेंट बनी है? ये बनी स्टूडेंट मियोसिस सेकंड के रिजल्टेंट। मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड होता है
अल्सो अनइक्वल डिवीजन, रिडक्शनल तो नहीं है बट ये अनइक्वल जरूर है, बट सिमिलर टू माइटोसिस। ये माइटोसिस के सिमिलर होता है लेकिन अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल का मतलब है एक लार्जर सेल बनाएगा ओवम और एक स्मॉलर सेल बनाएगा सेकंड पोलर बॉडी। तो यहां पर स्टूडेंट मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हुआ है थर्ड स्टेप में, इसलिए इस स्टेप को हम नेम दे सकते हैं मैच्योरेशन फेज। दिस स्टेप इज मैच्योरेशन फेज। तो ये था बच्चों oogenesis की 3 स्टेप मेनली जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दी हैं। oogenesis प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis कंप्लीट्स इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं वो रिपीटेड माइटोसिस करके न्यूमेरियस डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिनका नेम है उगोनिया, और जिनको हम कॉमनली नेम दे सकते हैं ओवम मदर सेल। ये मिलियंस ऑफ सेल बन जाती हैं ओवरी में ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज, और ये स्टेप कंप्लीट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये वाली जो स्टेप है ये फीमेल बेबी की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट ग्रोथ फेज आती है आफ्टर बर्थ। ग्रोथ फेज में क्या होता है, उगोनिया न्यूट्रिशन गेन करके साइज में ग्रो करता है। अब इस उगोनिया का नेम हो जाता है प्राइमरी oocyte, और ये भी एक डिप्लॉइड सेल है, और ये ग्रोथ फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा कि प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट करता है। मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसके रिजल्टेंट हैप्लॉइड सेल कंटेनिंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल बनेंगी। ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन one cell is larger and another is smaller. Smaller cell is called first polar body, जो कि ओवरी में डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो लार्जर सेल है उसको अपन नेम देते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फर्दर मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके मैच्योर फीमेल गेमेट ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एक स्मॉल सेल भी बनाता है जिसका नाम है सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी का भी आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होता, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पर oocyte का डेवलपमेंट हुआ है, मैच्योरेशन हुआ है, इस स्टेप का नेम है मैच्योरेशन डिवीजन। ये तो था फ्लो चार्ट। अब यहाँ से संबंधित 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि ये मियोसिस फर्स्ट और सेकंड इसमें अनइक्वल क्यों होते हैं, अनइक्वल डिवीजन क्यों होते हैं, ताकि ओवम में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म को रिस्टोर किया जा सके। बिकॉज एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवम की होती है बच्चों, तो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ओवम रिटेन कर सके, इसलिए ऐसा हुआ है। दूसरा पॉइंट, जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब है जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो उस समय बच्चों फीमेल गेमेट इसी स्टेप में रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। मतलब यहाँ तक का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर होता है, यहाँ तक का डेवलपमेंट, ऊपर का जो डेवलपमेंट है ये ओवरी के अंदर होता है। जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो उस समय ओवम किस स्टेप में है, सेकेंडरी oocyte में है। इसका मतलब जो सेकंड मियोसिस है वो आउटसाइड द ओवरी होता है, और आउटसाइड द ओवरी कहाँ होगा, वो होगा फैलोपियन ट्यूब में। और कब होगा, जब इसमें स्पर्म एंटर कर जाएगा सेकेंडरी oocyte में। ओवरी से ओवम जब रिलीज होता है तो किस स्टेप में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte में। ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर इसको स्पर्म अवेलेबल हो जाते हैं तो स्पर्म के स्टिमुलेशन से ये अपना सेकंड मियोसिस कंप्लीट करके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो सेकंड पोलर बॉडी है उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट पोलर बॉडी प्रोड्यूस इन ओवरी while second polar body is produced outside the ovary in fallopian tube. Is that clear? क्लियर है बच्चों? यहां से क्वेश्चन बनता है नीट में कि ओवुलेशन के समय ओवम किस स्टेज में था, सेकेंडरी oocyte में। अगर इसको स्पर्म अवेलेबल हो जाते हैं तो ये मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होगा, मतलब ये वाली स्टेप कंप्लीट होगी, और ये कंप्लीट होगी आउटसाइड द ओवरी। जो पोलर बॉडीज होती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इनका आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। इट मीन्स
वन प्राइमरी oocyte से ओनली वन ओवम बनेगा। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था बच्चों कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, बट oogenesis में वन प्राइमरी oocyte ओनली वन ओवम प्रोड्यूस करता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं बच्चों आज की क्लास में, ये जो ग्रोथ फेज है, इस ग्रोथ फेज में एक फिनोमिना होता है वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ योग। फॉर्मेशन ऑफ योग, वाइटेलोजेनेसिस ओनली किस में होता है बच्चों? फाउंड ओनली इन ओवीपैरस एनिमल्स। ये बात जो है बच्चों ये मैमल्स के लिए नहीं है, ये बात है ओवीपैरस एनिमल्स के लिए। कौन होते हैं ओवीपैरस? वे एनिमल्स जो एग देते हैं उनको बोलते हैं ओवीपैरस। तो ओवीपैरस एनिमल जब ओवम बनाता है तो उसकी ग्रोथ फेज में क्या होता है? योग का फॉर्मेशन होता है, और योग फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है? वाइटेलोजेनेसिस। अब ये योग क्या करता है बच्चों? क्योंकि वो ओवीपैरस एनिमल है, उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओवम में होता है, तो ये योग क्या करता है? उस ओवम को, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इस योग के फॉर्मेशन की जो साइट है वो कहाँ बनता है ये योग? तो इस योग का मैक्सिमम अमाउंट तो बनता है लीवर में। मैक्सिमम amount of yolk is synthesized in liver। इसका मैक्सिमम अमाउंट तो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? लीवर में, और जो स्मॉल क्वांटिटी है वो सिंथेसाइज होती है बाय द सेल्फ ओवम। इसका मैक्सिमम अमाउंट तो बनता है योग का लीवर में, और कुछ अमाउंट बनता है सेल्फ ओवम में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि इंसेक्ट्स में योग कौन बनाता है? तो इंसेक्ट्स में योग का जो फॉर्मेशन है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में होता है जिनका नेम है फैट बॉडी। फैट बॉडी एक स्ट्रक्चर होती है इंसेक्ट में जहाँ पर योग का फॉर्मेशन होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो ओनली ओवीपैरस एनिमल्स के लिए है। मैमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैमल्स के एग में योग नहीं होता क्योंकि मैमल्स विविपैरस होते हैं, वो यूट्रस से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनमें योग फिल नहीं किया जाता है। तो वाइटेलोजेनेसिस इज टर्म एप्लीकेबल ओनली फॉर ओवीपैरस एनिमल। तो ये था बच्चों एक आउटलाइन के जरिए oogenesis का इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों टॉपिक पढ़ेंगे oogenesis इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में oogenesis कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। थैंक यू बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा।